नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में हनुमान जयंती 2025 के पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं अयोध्या में स्थित पौराणिक हनुमानगढ़ी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा पाठ और प्रसाद वितरण के साथ भगवान बजरंगबली की आराधना कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालु आरती और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। इसी तरह वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लोग संकट मोचन के दर्शन कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और रक्षा की कामना कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु पूजा पाठ के में लीन नजर आए और हम आपको बताते चले कि ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भक्तों ने भगवान हनुमान को चोला चढ़ाया, विशेष आरती में भाग लिया। ये 4 तस्वीरें अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी से, जहां हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ, वाराणसी में हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में स्थित पौराणिक हनुमानगढ़ी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है, जहां लोग पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद वितरण के साथ भगवान बजरंगबली की आराधना भी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में भी अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालु आरती और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे और साथ ही वाराणसी में भी प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लोग संकट मोचन के दर्शन कर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और रक्षा की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज में भी लेटे हुए हनुमान मंदिर से भी सभी श्रद्धालु सुबह से ही पूजा पाठ में लीन नजर आए। हम आपको ये जो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी से, जहां भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है मंदिर में। हनुमान जय हनुमान के जयकारे से आज मंदिर परिसर गूंजता हुआ। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद दिल्ली के पालम हाईवे अड्डे पर पहुंची। उन्होंने 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया का दौरा किया, जो भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण था। वहीं पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ मुलाकात हुई। वहीं इन बैठकों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। तो साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति में सक्रियता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को दर्शाता है। तो वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में आज एक खास अवसर पर तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायगढ़ किले का दौरा करेंगे, जहां वह छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बता दें कि अमित शाह कल पुणे पहुंचे थे और आज रायगढ़ में उनके आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क है। साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं स्थानीय प्रशासन और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं द्वारा भी आयोजन को भव्य रूप से तैयारियां चल रही हैं। वहीं अमित शाह के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। रायगढ़ किले में तैयारियां जोरों पर। अमित शाह के इस आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर संदेश साझा करते हुए लिखा, समस्त देशवासियों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट मोचन भगवान बजरंगबली सभी के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, विवेक और दीर्घायु प्रदान करे।
तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित इटली भारत व्यापार विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को साझा दृष्टि द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। वहीं डॉक्टर जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा, हमारे प्रधानमंत्रियों ने जिस योजना पर सहमति व्यक्त की उसमें हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी को गहरा करने के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाता गया है। ठोस परिणामों में हम दोनों को लाभ होगा। Plan which our prime ministers agreed upon captured their vision for deepening the bilateral strategic partnership between our two countries, but through concrete outcomes that will benefit both of us. They directed us to work with our respective industries, but also with our scientific establishments and higher education institutions to facilitate collaborations, co-production, innovation, and flow of knowledge and talent between the two of us. Now, our partnership. तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की सुविधाओं का निरीक्षण किया और प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की सराहना की। वहीं CIPET प्लास्टिक प्रसंस्करण और डिजाइन परीक्षण और आपको बताते चले कि अग्रणी संस्थान है जो उद्योग और अकादमिक क्षेत्रों में के बीच पुल का कार्य करती हैं। साथ ही आपको बताते चले मुख्यमंत्री मांझी ने ओडिशा के औद्योगिक विकास की दिशा में अहम कदम उठाने का निर्णय किया। प्लास्टिक उद्योग के विकास पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने की सराहना। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस और राजद को तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आज वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई उनके ही महागठबंधन के भीतर चल रही है। उन्होंने कहा कि पलायन की चिंता कांग्रेस की ही नहीं उनकी भी है, लेकिन जड़ें 90 के दशक में है जब राजद की सरकार ने बिहार में जंगल राज का माहौल बना दिया था। पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने वह नींव रखी है जिस पर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाएगा कि न केवल पलायन रुकेगा बल्कि रिजर्व माइग्रेशन की शुरुआत भी होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद बढ़ेंगे और अंततः वे अलग होकर चुनाव लड़ने को मजबूर होंगे। वर्चस्व की लड़ाई पे है आज की तारीख में कांग्रेस, और ये वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के भीतर ही चल रही है। ये जो आंख दिखाई जा रही है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये आंख राजद को ही दिखाई जा रही है और ये सवाल भी राजद से पूछे जा रहे हैं। पलायन को लेकर जो कांग्रेस की चिंता है वो चिंता हम सब की भी है, और उस चिंता की शुरुआत कहां से हुई? याद करें 90 का वो दशक। हर वो युवा जो आज की तारीख में संभवतः मेरी उम्र का होगा या मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे, या वो बुजुर्ग जिन्होंने 90 के दशक का वो दौर देखा, उनको आज भी वो याद होगा कि किस तरीके से पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पीढ़ियां मजबूर हो गई बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से जंगल राज का माहौल राजद की सरकार में बना दिया गया, जहां आए दिन अपराध, बलात्कार, लूटमार, डकैती, दुकानें दिन दहाड़े लूट लेना, व्यापारियों की हत्या कर देना, ये एक आम बात बन गई थी। जिस तरीके से उस वक्त आम बिहारियों ने भयभीत होकर यहाँ से पलायन करना शुरू किया, उनकी आंखों में वो दुख आज भी दिखाई देता है। जब दूसरे राज्यों में या जब विदेशी दौरों पे जब मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको तकलीफ है कि उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी बिहार वापस लौट के जा ही नहीं पाई। मैं इतना धन्यवाद जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम उस नींव को तैयार किया
जिसको आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के संरक्षण में अब उस व्यवस्था को और इतना मजबूत किया जाएगा कि न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी अब हम लोग शुरू करवाएंगे। वो लोग जो पलायन करके दूसरे राज्यों में गए हैं या दूसरे देशों में गए हैं, कैसे वो वापस अपने प्रदेश, अपने बिहार में वापस आए, ये व्यवस्था भी तैयार की जाएगी। पर कांग्रेस जो इस विषय को उठाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद के बीच की दरारें अब देखने को मिल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई में, और पहले भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ चुकी है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हम लोग देखें, उस वक्त भी कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा के चुनाव आते आते तक कांग्रेस राजद के मतभेद इतने बढ़ेंगे कि ये लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं ये इनकी चिंता का विषय है। एनडीए इतना मजबूत और इतना तैयार है कि अगले चुनाव में हर बार से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 225 से ज्यादा सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। तो वहीं जिले में आई भीषण आंधी तूफान और हल्की बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में कटाई के बाद रखी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तूफानी झोंकों ने न सिर्फ फसलों को प्रभावित किया बल्कि आम की फसल पर भी बुरा असर डाला है। तेज आंधी से जिले भर में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए और कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। तो वहीं बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अंधेरे में डूबे हुए हैं। गरज चमक के साथ जारी हल्की बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। किसानों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि तूफान में फसल का भारी नुकसान तय माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक नुकसान का आकलन जारी नहीं हुआ है। आंधी बारिश से ट्रैफिक जाम, कटी गेहूं की फसल बर्बाद। दिल्ली, गुरुग्राम, बस्ती और दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश से कहीं अंधेरा छाया, कहीं नुकसान, कहीं ट्रैफिक जाम। पीएम मोदी की गारंटी थी, बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा, गरीबों का इलाज मुफ्त होगा और इसी का परिणाम है दिल्ली में आयुष्मान योजना शुरू हो चुकी है। महज 50 दिन के कार्यकाल में दिल्ली की रेखा सरकार ने वो कर दिखाया जो वादा उन्होंने किया था। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। क्या अब दिल्ली हो जाएगी स्वस्थ? पिछले साल क्यों नहीं सरकार ने किया लागू? क्या हकीकत में जनता को मिलेगा फायदा? गरीबों को कितना फायदा होगा? किसे किसे मिल सकेगा फ्री में इलाज? क्या दिल्ली में हिट होगी ये योजना? ये वो तमाम सवाल हैं जो दिल्ली की जनता के मन में कौंध रहे हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें विपक्ष के भी जहन में तैरते हुए देखा और समझा जा रहा है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सरकार से अपेक्षित भी हैं और जनता जनार्दन के तो हितों से जुड़े हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने आयुष्मान स्वास्थ्य योजना लॉन्च कर दी है। कहा है कि ये उत्सव का दिन है। दिल्ली को आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएमएबीएम योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए केंद्र सरकार से बहुत बड़ी सहयोग राशि भी मिली है और इससे लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री की माने तो दिल्ली वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। मात्र 50 दिन की सरकार में इस योजना को क्रियान्वित करके आज कार्ड उपलब्ध करा दिए। जनता में कार्ड वितरित हो गए। एक बार सभी अधिकारियों के लिए भी जोरदार तालियां मैं चाहती हूँ। दिल्ली के इतिहास में नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज हमारी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू करने का समझौता जो ज्ञापन यहाँ पर हमने साइन किया, वो एक अगला स्टेप, एक अगला कदम था दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य योजना देना
जिसमें दिल्ली के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के सारी दिशाएं खुल जाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी। ये जो लोगों के साथ अन्याय करता है वो सरकारें टिकती नहीं है, ये याद रखो। और अहम और घमंड इसको जनता धूल चटा देती है, ये भी याद रखना चाहिए। डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, सर्विक्स कैंसर का चेकअप, ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप, ओरल कैंसर का चेकअप, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सारी चीजों का चेकअप होगा। योग की क्लासेस लगेंगी, मुफ्त दवाई दी जाएगी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनेंगे, होलिस्टिक अप्रोच में काम चलेगा। 1100 आरोग्य मंदिर का पैसा आपको 2021-22 में मोदी जी ने दिया, इन्होंने उसको लगने नहीं दिया। आज जाकर के वो लगेगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये हमको तो इस आयुष्मान योजना का लाभ अब दिल्ली के निवासी भी उठा सकेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्डों का वितरण शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली के हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक क्रांतिकारी कदम। डबल इंजन सरकार का ये मिशन यहाँ के मेरे लाखों भाई बहनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली वासी भी अब आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज करा पाएंगे। तो क्या दिल्ली के लिए ये वाकई ऐतिहासिक पल था, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने महज 50 दिनों के कार्यकाल में आयुष्मान कार्ड वितरित कर दिया। जग जाहिर है कि आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है, जो देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर 50 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिससे ये ऐसा करने वाली पहली योजना बन गई है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 36 लाख फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आयुष्मान योजना का उद्देश्य क्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY, इसका उद्देश्य भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से का गठन करने वाले 12.34 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। वहीं दिल्ली में ABPMJY के कार्यान्वयन से 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही 70 वर्ष या फिर उससे भी अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो भी हो, उन्हें भी 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर मिलेगा। और अब जानते हैं, अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, और जानते हैं कि कैसे बनेगा आयुष्मान कार्ड। दरअसल इसके लिए आवेदक को PMJ यानी कि ये जो वेबसाइट है, इस पर मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर अपनी पात्रता की आप जांच कर सकते हैं। आभा पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। पात्र लोगों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए अपनी जानकारी और दस्तावेज जो भी हैं, जिनमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ये सब जमा कराने होंगे। आपके आवेदन की समीक्षा होगी और स्वीकृति हो जाने के बाद आवेदकों को उनका आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो इसके लिए आपको निकटतम CSC केंद्र पर जाना होगा। CSC केंद्र पर ऑपरेटर आपको आवेदन पत्र भरने के लिए कहेंगे, आपके दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे और फिर आवेदन को जमा कर देंगे। कुल मिलाकर ऐसा करके आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली में लगभग 4.5 लाख परिवारों के 6 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 6.5 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 30 लाख लोगों और अनुमानित 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों के साथ दिल्ली में 36 लाख लोगों को आयुष्मान भारत PMJY योजना से लाभ मिलने वाला है। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत के साथ PM-ABHIM योजना से भी मिलेगा ये लाभ, जो दिल्ली को एक ऐसी स्वास्थ्य योजना देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, जिससे दिल्ली के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट RNTV।
तो वहीं हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आज वाराणसी शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्ति, उल्लास और जय श्री राम के नारों के बीच यात्रा का माहौल पूरी तरह धार्मिक और उत्साहपूर्ण रहा। इस शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी हिस्सा लिया। वे श्रद्धालुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और भगवान हनुमान की झांकी के आगे माथा टेक श्रद्धा प्रकट की। साथ ही शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, झांकी और संतों का संगम देखने को मिला। राम भक्त हनुमान की झांकी के साथ शहर की गलियों से गुजरती यात्रा में लोगों ने जय जय पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तो वहीं आपको बताते चले, जगह जगह की गई पुष्प वर्षा और शोभा यात्रा की स्वागत भी किया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने शनिवार को पार्टी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की चर्चा कई अहम मुद्दों पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया, आज सभी अलग अलग एजेंडों पर बात हुई। वहीं अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हुआ था। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर के जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें की थी। वहीं बघेल ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से उन्हीं निर्देशों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई अन्य विषयों पर भी सार्थक संवाद हुआ। बैठक को संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। बैठक हुई, फिर सोशल मीडिया के जो स्टेट के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक हुई और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी बैठक हुई और सारे एजेंडों में बात हुई। अलग अलग एजेंडे थे और किस प्रकार से अभी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो महाधिवेशन हुआ अहमदाबाद गुजरात में, और उसके पहले राहुल जी और खड़गे जी ने जिला अध्यक्षों के पूरे देश भर में जो बैठकें की और वहाँ से जो निर्देश हमको मिला था उसके पालन कैसे करना है हमको, इस मामले में आज दिन भर बैठकें हुई और बहुत विस्तार से चर्चा कि अब हम बूथ तक जाएंगे, ग्राम या वार्ड कमेटी, फिर मंडल और ब्लॉक कमेटियां, और साथ ही सबको कनेक्ट सेंटर से जोड़ने की कवायद की जाएगी और उसके लिए प्रदेश में एक कनेक्ट सेंटर भी खोला जाएगा, तो ताकि जो दिल्ली देश के प्रदेश की जो समस्या है, जो बातें हैं, निर्देश हैं, उसका हम किस प्रकार से पालन करें और यहाँ प्रत्येक बूथ से कोई बात हो तो वो दिल्ली तक पहुँचे। तो इसके रूपरेखा तैयार की गई और बहुत सार्थक आज चर्चा अनेक विषयों। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर राज्य में शांति बनाए रखने के लिए असम पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा, लगभग 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम आज शांतिपूर्ण रहा। 3 स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शनों को छोड़कर, जिनमें वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 150 से अधिक लोग शामिल नहीं थे। शर्मा ने कहा कि असम पुलिस ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि असम के लोग जाति, पंथ या समुदाय से परे एकजुट हैं और बोहाग बिहू के त्योहार को खुशी और सद्भाव के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अधिनियम को काला कानून करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार जो वक्फ का काला कानून लाई है उसके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया है। हमारा शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। पठान के आरोप लगाया कि यह अधिनियम मुसलमानों के धर्म का पालन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है और ये पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस विधेयक को तुरंत वापस लिया जाए। इस बयान के साथ ही AIMIM ने अपने विरोध का आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून